नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ कीचड़ का काव्य इसका मैं समरी पढ़ाऊंगी और इसका मैं क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए मैं पढ़ाऊंगी बच्चों। बच्चों क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, व्याकरण भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों अभी मैं आप लोगों को कीचड़ का काव्य इसका मैं समरी यानी सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो सारांश इनके लेखक काका कालेलकर जी हैं। काका कालेलकर द्वारा रचित कीचड़ काव्य एक विचारात्मक लेख है। इसमें उन्होंने कीचड़ जैसी घिनौनी यानी जिसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत ही उससे नफरत करते हैं, मानी जाने वाली वस्तु में सौंदर्य देखा है। यानी उसमें भी उन्होंने सौंदर्य का अनुभूति किए हैं कि कीचड़ में भी सौंदर्य है और किस तरह का सौंदर्य है और कीचड़ हमारे लिए क्या उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, इसको नीचे बताए हैं। यह लेख परंपरा से हटकर होने के कारण मनोहारी बन पड़ा है। इसका सार इस प्रकार है। सूर्योदय वेला आज सुबह पूर्व दिशा में लाली नहीं थी, उत्तर दिशा में अवश्य लाली थी, परंतु धीरे धीरे वहां भी लालिमा की जगह श्वेत बादलों ने ले ली, यानी सफेद बादल तो चारों तरफ छा गई। इस प्रकार दिन का आरंभ हुआ। तो यानी इसमें दिन का किस तरह से आरंभ होता है यह लेखक बता रहे हैं। कीचड़ का सौंदर्य हम प्राय आकाश, पृथ्वी और सरोवर मतलब तालाब का तो वर्णन करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो आकाश, पृथ्वी, सरोवर सबका वर्णन करते हैं, किंतु कीचड़ को लोग गंदा कहकर नफरत करते हैं। कोई कीचड़ को पसंद नहीं करता है, परंतु तटस्थता से मतलब अगर गहराई से सोचे तो कीचड़ भी कम सुंदर नहीं है। हम पुस्तकों के गत्तों, दीवारों और गर्म कपड़ों के रंग कीचड़ जैसे ही पसंद करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब दुकान में हम लोग जाते हैं तो अक्सर हम लोग पुस्तकों के गत्ता खरीदते हैं इसी कलर का, यानी जिल्द जो लगाते हैं कवर पुस्तकों में, तो कीचड़ का ही कलर लोग पसंद करते हैं। दीवारों और गर्म कपड़ों के रंग कीचड़ जैसे ही पसंद करते हैं। कलाकार तथा फोटोग्राफर भी कीचड़ को वार्म टोन कहकर प्रसन्न हो जाते हैं। सूखी कीचड़ का सौंदर्य नदी किनारे जब कीचड़ सूख जाती है तो गर्मी के कारण उसमें दरारें पड़ जाती है, मतलब क्रैक्स आ जाती है, तो वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होने लगता है। उसके सूखे हुए टुकड़े खोपरे किसको बोलते हैं? नारियल जो सूखा हुआ होता है उसको खासकर महाराष्ट्र में लोग खोपरे बोलते हैं। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उसके सूखे हुए टुकड़े खोपरे जैसे जान पड़ते हैं। उस पर 4 नाखूनों वाले पैरों से चलते हुए बगुले बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। कीचड़ के अधिक सूखने पर गाय, बैल, पारे बोलते हैं भैंस के जो मेल बच्चे होते हैं, भैंस, भेड़, बकरे आदि उस पर चलने लगते हैं। कभी कभी मदमस्त पारे सींग लड़ाकर युद्ध भी करते हैं, यानी आपस में वो लोग लड़ते भी हैं, तो बहुत ही अनोखा दृश्य उपस्थित हो जाता है। अब लेखक अथाह कीचड़ यानी बहुत सारे कीचड़ कहाँ कहाँ है इसका वर्णन कर रहे हैं। कीचड़ की अधिकता देखनी हो तो गंगा किनारे, सिंधु किनारे या खंभात जाकर देखें। लेखक कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को कीचड़ देखना है तो आप गंगा किनारे, सिंधु किनारे या खंभात पहुंचकर देखिए। वहां माही नदी के सामने तो इतना गहरा कीचड़ है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ उसमें डूब जाएंगे। अब लेखक इसमें कीचड़ का महत्व का वर्णन कर रहे हैं कि कीचड़ का हमारे जीवन में तो देख लिए कि कैसा किस तरह से मतलब इसका महत्व है। लोग कपड़े के रंग भी पसंद करते हैं, पुस्तकों पर गत्ते लगाते हैं, दीवारों और गर्म कपड़ों के रंग कीचड़ जैसा पसंद करते हैं। और कीचड़ का और क्या महत्व है इसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि हमारा अन्न कीचड़ से पैदा होता है। खासकर धान की जो खेती होती है वह कीचड़ में ही धान को रोपा जाता है।
तो आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं कि खेती कैसे धान की होती है। तो उसमें देख लेंगे कि किस तरह से धान का एक एक प्लांट कीचड़ में लगाया जाता है। कीचड़ किसको बोलते हैं? जिसमें मिट्टी और पानी सना होता है, बहुत ही गंदा जैसा पानी दिखता है। तो उस कीचड़ में ही क्या होता है? धान की खेती होती है। कैसी अजीब बात है कि लोग पंकज को तो चाहते हैं, पंकज मतलब कमल को तो लोग चाहते हैं, किंतु पंख से घृणा करते हैं। पंख बोलते हैं कीचड़ को। तो पंकज में ही कमल फूल खिलते हैं। लोग कमल फूल से बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन पंख जो होता है कीचड़, उससे लोग घृणा करते हैं। लेकिन लेखक यह कह रहे हैं कि लोगों को गहराई में सोचना चाहिए कि अगर कीचड़ नहीं रहेगा तो कमल नहीं खिल सकते हैं। कमल को चाहते हैं किंतु मल से घृणा करते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि कमल मतलब लोटस को तो सब चाहते हैं, लेकिन मल से लोग घृणा करते हैं। मतलब क प्लस मल क्या हो जाएगा? कमल। तो कमल को तो लोग चाहते हैं, मल का मतलब क्या हुआ? मल का मतलब होता है जो मतलब गंदा चीज हुआ, लेट्रिन वगैरह को मल कहा जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि मल को तो चाहते हैं किंतु मल से लोग घृणा करते हैं। यदि कवियों को यही बात कही जाए तो वे उल्टे तर्क देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि अगर आप लोग कवियों के पास जाकर कहिए कि आप लोग इस तरह से कमल का क्यों आप बड़ाई कर रहे हैं, मल का क्यों आप मतलब उससे घृणा करते हैं, तो वे उल्टा तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? वे कहते हैं कि वासुदेव की पूजा सभी करते हैं किंतु वसुदेव को कोई नहीं करता। तो वही ये तर्क देंगे कि वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं और वसुदेव उनके पिता थे। तो वो तो यही तर्क देंगे कि देखो वासुदेव यानी कृष्ण को सभी पूजते हैं, लेकिन उनके पिता वसुदेव को कोई नहीं करता। हीरे और मोती को तो सभी चाहते हैं किंतु उनके स्रोत पत्थर और मातुश्री को कोई गले नहीं लगाता। तो हीरा कहाँ से पैदा होता है? कोयला के खदान से। तो लोग कोयला से नफरत करते हैं और मोती सीप से मिलती है, तो सीप को लोग गले नहीं लगाते हैं, क्या मोती को लोग गले लगाते हैं। तो इस तरह से लेखक अनेक तरह के कवि और लेखक लोग जो हैं तर्क देंगे। लेखक ऐसे कवियों के साथ माथा पच्ची नहीं करना चाहता। उनका कहना है कि ऐसे कवियों से बात नहीं करना ही उचित है। यानी लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि जीवन में अच्छे और बुरे जो चीज होते हैं, मतलब अगर पंकज है, कमल है या कीचड़ है, तो कीचड़ की क्या उपयोगिता होती है, तो उसके गुण को भी देखना चाहिए और ना कि हमेशा उसके अवगुण को ही देखा जाए। तो लेखक यही कहते हैं कि कीचड़ ऐसा चीज है जिससे अनाज पैदा होता है। अगर अनाज नहीं रहे तो लोग भूखे मर जाएंगे। तो इस तरह से कवि हो या लेखक हो तो उनको गहराई तक जाना चाहिए। तो इसी बात को इस पाठ में दिया गया है। तो यह सार यही है, मतलब सारांश इसमें यही है। अगर आप पाठ भी पढ़ेंगे तो आपको अब आराम से पाठ समझ में आ जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ एग्जाम के लिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं। प्रश्न है 25-30 शब्दों में आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर है, कीचड़ के प्रति किसी को भी सहानुभूति नहीं होती क्योंकि लोग इसे गंदा मानते हैं। वे ना तो इसे छूना पसंद करते हैं, ना इसके छींटों से अपने कपड़े खराब करना पसंद करते हैं। यदि पंख यानी कीचड़ कपड़ों पर लग जाए तो हम कपड़े को मैला मान लेते हैं कि हमारा कपड़ा गंदा हो गया है। दूसरा प्रश्न है, जमीन ठोस होने पर उस पर किसके पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है, जमीन ठोस होने पर अनेक पशु उस पर आकर चहलकदमी करते हैं यानी चलते हैं तथा उछल कूद करते हैं। इन पशुओं में प्रमुख हैं गायें, भैंसे, बैल, पारे, भेड़े और बकरियां। भैंसों के पारे तो इस ठोस जमीन पर खूब कुश्ती करते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को क्या भान होता है जिससे वह कीचड़ का तिरस्कार न करता? यानी मनुष्य को क्या भान होता, मतलब क्या ज्ञान होता जो वह कीचड़ से तिरस्कार न करता? तो इसका उत्तर है, मनुष्य को यह भान नहीं है, यानी यह ज्ञान नहीं है कि उसका पेट भरने वाला सारा अन्न इसी कीचड़ से ही तो उत्पन्न होता है। यदि उसे इस तथ्य का भान हो जाए, यानी इस बात की जानकारी हो जाए, तो वह कदापि कीचड़ का तिरस्कार नहीं करेगा। चौथा प्रश्न है, पहाड़ लुप्त कर देने वाले कीचड़ की क्या विशेषता है?
उत्तर, खंभात में माही नदी के सामने जो विशाल और अति गहरा कीचड़ फैला हुआ है, यानी बहुत सारे कीचड़ वहां पर इकट्ठा है, उसमें पूरे का पूरा पहाड़ ही लुप्त हो सकता है, यानी उसमें डूब सकता है। आशा यह है कि कीचड़ जमीन के नीचे बहुत गहराई तक है। अब आगे ख का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखना होगा आप लोगों को। तो यह किस तरह से लिखेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें बहुत ही अच्छा ढंग से लिखा हुआ है। कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश करता है? तो इसका उत्तर है, कीचड़ का रंग श्रेष्ठ कलाकारों, चित्रकारों, मूर्तिकारों और छायाकारों यानी फोटोग्राफरों को खुश करता है। वे भट्ठी में पकाए गए बर्तनों पर यही रंग करना पसंद करते हैं। छायाकार भी जब फोटो खींचते हैं तो एकाध जगह पर कीचड़ जैसा रंग देना पसंद करते हैं। वे इसे वार्म टोन कहकर पक्के रंग की झलक या उष्मा की झलक कहकर खुश होते हैं। इनके अतिरिक्त आम लोग अपने घरों की दीवारों, पुस्तकों के गत्तों और कीमती कपड़ों पर यही रंग देखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कीचड़ सूखकर किस प्रकार के दृश्य उपस्थित करता है? तो इसका उत्तर है, कीचड़ सूखकर टुकड़ों में बंट जाता है। अधिक गर्मी के कारण उन टुकड़ों में दरारें पड़ जाती है, यानी क्रैक्स पड़ जाती है, तब ये नदी के किनारे फैले हुए प्रतीत होते हैं, मानो दूर दूर तक खोपरे सूखने के लिए पड़े हों। खोपरे मतलब नारियल सूखने के लिए पड़े हों। कीचड़ के अधिक सूखने पर उस पर पशु चलते हैं तथा किल्लौल करते हैं, मतलब खेलते हैं, तब उनके पैरों के निशानों से अद्भुत शोभा अंकित हो जाती है, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। यूं मतलब ऐसा लगता है मानो उन पर अभी अभी भैंसों के कुल का महाभारत लड़ा गया हो। बगुले जब उस पर चलता है तो उसके पैरों के निशान सुंदर दिखने लगता है। तीसरा प्रश्न है, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य किन स्थानों पर दिखाई देता है? उत्तर, सूखे हुए कीचड़ का सौंदर्य नदी के किनारे पर दिखाई देता है। कीचड़ का पृष्ठ भाग सूखने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी विहार करने लगते हैं, मतलब खेलने धूपने लगते हैं। उनका यह विहार बहुत सुंदर प्रतीत होता है। कुछ अधिक सूखने पर उस पर गाय, भैंसे, पारे, बकरियां भी चहलकदमी करने लगती है। भैंसों के पारे तो सिंग से सिंग भिड़ाकर भयंकर युद्ध करते हैं, तब कीचड़ जगह जगह से उखड़ जाती है, उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। मही नदी के किनारे काफी मात्रा में कीचड़ है और यह प्राचीन काल से वहां पर एकत्रित है। चौथा प्रश्न है, कवियों की धारणा को लेखक ने युक्ति शून्य क्यों कहा है? अथवा कवियों की किस अवधारणा को काका कालेलकर ने युक्ति शून्य कहा है और इसका क्या आधार है? 2015 में भी पूछा गया है और यह इम्पोर्टेंट है कि कवियों की किस अवधारणा को, यानी कवि की किस सोच को काका कालेलकर ने युक्ति शून्य कहा है और इसका क्या आधार है? तो इसका उत्तर है, लेखक ने कवियों की धारणा को युक्ति शून्य ठीक ही कहा है। वे बाहरी सौंदर्य पर तो ध्यान देते हैं किंतु आंतरिक सौंदर्य और उपयोगिता को बिल्कुल नहीं देखते। वे कविजन कीचड़ में उगने वाले कमल को तो बहुत सम्मान देते हैं किंतु कीचड़ का तिरस्कार करते हैं। वे केवल अपने काम की, सौंदर्य की और प्रत्यक्ष महत्व की बात का आदर करते हैं किंतु उन्हें उत्पन्न करने वाले कारणों का सम्मान नहीं करते हैं। आगे आप लोगों को आशय स्पष्ट करने के लिए रहेगा ग में। तो पहला आशय स्पष्ट इस तरह रहेगा कि नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सिंगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। उत्तर, लेखक कहता है, नदी किनारे फैली कीचड़ जब सूखकर ठोस हो जाती है तो उस पर भैंसों के पारे आपस में खूब क्रीड़ा करते हैं, यानी खेलते धूपते हैं। वे सिंग से सिंग भिड़ाकर लड़ते हैं तथा अपने पैरों और सिंगों से कीचड़ को खोद डालते हैं। उस खुदी हुई कीचड़ को देखकर ऐसे लगता है मानो यहाँ भैंसों के कुल का कोई महाभारत लड़ा गया हो। दूसरा है आशय स्पष्ट करने के लिए, आप वासुदेव की तो पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव तो नहीं पूजते। यानी इसमें कह रहे हैं लेखक कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं, यानी बहुत सारे हीरे खरीदने के लिए आप पैसे देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते। और मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं, यानी गले में मोती को पहनते हैं किंतु उसकी मातोश्री
यानी जो सीप से मोती निकलती है उसको गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम उत्तर है। कवि जन मनमानी करते हुए पंख से उत्पन्न कमल की तो प्रशंसा करते हैं, किंतु पंख को महत्व नहीं देते। वे अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं, पंकज की प्रशंसा करना ठीक ही है। हम लोग वासुदेव कृष्ण की पूजा करते हैं, किंतु इस कारण वसुदेव की तो पूजा नहीं करते। इसी प्रकार हम हीरे को बहुत मूल्यवान मानते हैं, किंतु उसके जनक पत्थर या कोयले की तो प्रशंसा नहीं करते। इसी प्रकार मोती को गले में डालते हैं, किंतु उसकी जननी सीपी को गले में धारण नहीं करते। लेखक कवियों से इन अकाट्य तर्कों से तंग आकर कहता है कि कीचड़ की प्रशंसा करने के बारे में कम से कम इन कवियों से बात ही न की जाए तो अच्छा है। ये अपनी मनमानी करते हैं, इन्हें जो भा गया सो भा गया, उसके आगे वे किसी की नहीं सुनते। यानी वे शब्दों और वाक पटुता से किसी को भी हरा सकते हैं, यानी चतुराई से किसी को भी हरा सकते हैं। यानी वे असलियत पर पर्दा डालते हैं, गहराई तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए उनसे बात नहीं करना ही उत्तम है। आगे भाषा अध्ययन के तहत प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची बनाइए। तो इसमें आप अच्छा से देख सकते हैं किस तरह जलाशय, सिंधु, पंकज, पृथ्वी और आकाश का पर्यायवाची उत्तर इसमें दिया हुआ है। जलाशय का सरोवर, सर, तराग, पुष्कर, पोखर होता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कारकों को रेखांकित कर उनके नाम भी लिखिए। कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है, तो नीचे उत्तर है का संबंध कारक है, क्योंकि इसमें कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है, तो का है संबंध कारक। क्या कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, इसमें भी का आया है, यह भी संबंध कारक है। का हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा हुआ है, हाँ, तो इसमें क्या है, से इसमें है, तो से कर्ता कारक है। और का है हमारा अन्न कीचड़ से ही पैदा हुआ है, तो से अधिकरण कारक है। और घ का है पद चिन्ह उस पर अंकित करते हैं, तो आप घ का है पर, पद चिन्ह उस पर, तो इसमें पर क्या है, अधिकरण कारक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसका पाठ किस तरह से आगे देख सकते हैं, तटस्थता साधु संतों की तटस्थता सज्जनों के लिए शुभ नहीं होती है। तो वाक्य बनाने के लिए रहेगा, अगर आप लोगों को, तो वाक्य इसमें बना सकते हैं। जैसे तटस्थता है, तो साधु संतों की तटस्थता सज्जनों के लिए शुभ नहीं होती है। कलाभिज्ञ यानी कला के ज्ञानी, चित्र प्रदर्शनी में बड़े बड़े कलाभिज्ञ उपस्थित थे। तो इस तरह से जितना भी है, अगर आपको सारा इम्पोर्टेंट लग रहा है एग्जाम के लिए, तो आप एक एक करके ध्यान से कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग करते हुए कोई अन्य वाक्य बनाइए। तो इसमें सब आंसर दिया हुआ है, आप एक एक करके देख करके कर सकते हैं, सारा इसमें दिया हुआ है। और इस दूसरा प्रश्न है, कीचड़ में पैदा होने वाली फसलों के नाम लिखने रहेंगे आप लोगों को, तो उत्तर दे दीजिएगा धान और सिंघाड़ा आदि। और तीसरा प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिखाए कि धान की फसल प्रमुख रूप से किन किन प्रांतों में उपजाई जाती है। तो भूगोल की पुस्तक का सहारा लें, कुछ उदाहरण जैसे बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और चौथा प्रश्न है, क्या कीचड़ गंदगी है, इस विषय पर अपनी कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। तो परिचर्चा किस तरह से आयोजित किया जाता है, एक छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा और चौथा छात्र है, तो किस तरह से आपस में ये लोग बात कर रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं बच्चों। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा, और एग्जाम के लिए एक एक तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।